आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने पिछले लेक्चर में खत्म किया था। तो अब हम बात करेंगे इंटर रिलीजियस मैरिजेस की, जो कि देखी जाती है मुस्लिम लॉ में। तो कब वो वैलिड होंगी, कब वो वॉइड होंगी, कब वो इररेगुलर होंगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे इस लेक्चर में। तो इसके साथ आगे के कुछ और भी टॉपिक्स हैं विच वी विल कंप्लीट एज वेल। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटर रिलीजियस मैरिजेस। मतलब कि हमने देखा कि मुस्लिम मैरिज के लिए कॉम्पिटेंट पार्टीज के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या है कि उनका मुस्लिम होना जरूरी है। तो मुस्लिम में भी दो सेक्ट्स हैं। तो क्या होगा, या अगर किसी नॉन मुस्लिम से शादी की गई है तो उस केस में मैरिज वैलिड होगी, वॉइड होगी या इररेगुलर होगी, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहला है, अगर मुस्लिम मेल ऑफ एनी सेक्ट एंड मुस्लिम फीमेल ऑफ एनी सेक्ट, अगर इन दोनों की शादी होती है तो वो वैलिड मैरिज होगी, क्योंकि दोनों ऑब्वियसली मुस्लिम है, भले ही उनका सेक्ट डिफरेंट हो, बट मैरिज विल बी वैलिड। देन सेकंड क्या है, सुन्नी मेल एंड किताबिया फीमेल। किताबिया क्या होता है ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। अभी इतना समझ लीजिए कि सुन्नी मेल और किताबिया फीमेल वैलिड मैरिज होती है। ठीक है। इसके बाद आता है सुन्नी मेल एंड नॉन मुस्लिम एंड नॉन किताबिया फीमेल, मतलब जहाँ मेल सुन्नी है एंड नॉन मुस्लिम या फिर नॉन किताबिया फीमेल है, तो ऐसी मैरिज इररेगुलर मैरिज कहलाएगी। इररेगुलर मैरिज का मतलब क्या होता है? इररेगुलर मैरिज का मतलब ये होता है कि मैरिज में इररेगुलरिटी है एक प्रकार की, जिसे हम सीआरपीसी में देखते हैं, जिससे कब ट्रायल विशेट होता है या ट्रायल विशेट नहीं होता 460 461 में। तो उसी प्रकार से मैरिज में इरेगुलरिटी होती है, और उस मैरिज की इरेगुलरिटी को अगर दूर कर दिया जाए तो वो मैरिज वैलिड हो सकती है। तो ऑल टुगेदर अभी ये मैरिज वैलिड नहीं है, लेकिन अगर इरेगुलरिटी दूर हो गई तो वो मैरिज बाद में जाकर वैलिड मैरिज बन जाएगी। तो ये क्या होती है? इरेगुलर मैरिज। फिर शिया मेल एंड नॉन मुस्लिम फीमेल के बीच की जो मैरिज है वो मैरिज वॉइड होती है। ठीक है। शिया मेल एंड नॉन मुस्लिम फीमेल वॉइड मैरिज, एंड मुस्लिम फीमेल एंड नॉन मुस्लिम मेल इज ऑल्सो वॉइड मैरिज। नॉन किताबिया फीमेल से अगर मैरिज होती है तो वो इरेगुलर है, और अगर किताबिया फीमेल से मैरिज होती है तो वो वैलिड है। तो ये किताबिया क्या होता है? So Kitabia is a person who belongs to a community, the origin of which is believed from a heavenly revealed book, that is किताब। ठीक है। तो किताबिया एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिसके ओरिजिन के बारे में ये बिलीव किया जाता है कि वो एक हेवनली रिवील्ड बुक के द्वारा ओरिजिन किया गया है, ओरिजिन हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। A Muslim male or female can lawfully marry a non-Muslim under a Special Marriage Act 1954. In such cases, the succession of their properties shall be governed by Indian Succession Act 1925 and not by personal law. तो अगर एक मुस्लिम में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो चाहे तो एक नॉन मुस्लिम से शादी कर सकता है, पर वो पर्सनल लॉज के तहत नहीं कर सकता, वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कर सकता है। और उस केस में जो सक्सेशन होगा प्रॉपर्टीज का, वो गवर्न किया जाएगा इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा, जो कि 1925 का है, और ना कि जो हमारे पर्सनल एक्ट्स होते हैं, पर्सनल लॉज हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, उनके तहत गवर्न नहीं होगा। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है। क्योंकि ये मुस्लिम मैरिज जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर कंसेंट का एक अहम रोल है। तो उसको देखते हैं। कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज मस्ट बी फ्री। शादी में कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी विशिएटेड बाय फोर्स, फ्रॉड और एनी कंपल्शन। जैसे हम देखते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सारे मिस्टेक्स, कोersion, फ्रॉड, इन सभी से रिलेटेड अगर आपकी कंसेंट हासिल की गई है तो वो वॉइडेबल या वॉइड होती है। इन द सेम वे मुस्लिम लॉ में भी अगर मैरिज के लिए कंसेंट ली गई है जो फोर्स के तहत है, जो फ्रॉड के तहत है, या किसी और प्रकार के कंपल्शन के द्वारा ली गई है, तो वो मैरिज क्या होगी? वॉइड या वॉइडेबल हो सकती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ द पार्टीज आर सेम एंड अडल्ट देन देयर ओन कंसेंट इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली अगर सेम पार्टीज हैं और अडल्ट हैं तो फिर उनकी कंसेंट खुद की लगेगी। लेकिन अगर पार्टीज माइनर हैं, क्योंकि हमने क्या देखा कि मुस्लिम लॉ में 15 इयर्स की एज है या फिर प्यूबर्टी एज है मैरिज की, देयर इज नॉट एज ऑफ 18 इयर्स इन हियर, यहाँ पर। ठीक है। तो इस वजह से अगर पार्टीज माइनर हैं तो उस केस में गार्जियन की कंसेंट लगेगी, उनकी कंसेंट मान्य नहीं होगी। देन नेक्स्ट इज इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड द मैरिज इज voidable। जैसे कि सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है अगर फ्रॉड से कंसेंट ली गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट voidable होता है। वही आप यहाँ पर
प्रिंसिपल अप्लाई कर दीजिए कि अगर यहाँ पर भी कंसेंट फ्रॉड से ली गई है तो मैरिज क्या है, वॉइडेबल हो जाएगी। If at the time of marriage both the parties or their guardians are under mistake of fact essential to the marriage, then the marriage is void. वही बात है कि अगर मैरिज के दौरान दोनों पार्टीज या उनके गार्जियंस यानी कि क्या हो गई, म्यूचुअल बाइलेटरल मिस्टेक हो गई है ना, यूनिलेटरल नहीं, दोनों पार्टीज, तो अगर वो लोग किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत हैं जो कि एसेंशियल फैक्ट है मैरिज के लिए, तब वो मैरिज वॉइड हो जाएगी। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कंपल्शन द मैरिज इज void। अगर कंपल्शन के द्वारा ली गई है कंसेंट तो मैरिज वॉइड होगी अंडर ऑल स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। लेकिन जो हनाफी स्कूल है, एक्सेप्ट हनाफी स्कूल, हनाफी स्कूल में अगर ऐसी कंसेंट ली भी गई है जो कि कंपल्शन के द्वारा ली गई है, किसी को कंपेल किया गया है, तो वो भी कंसेंट क्या होगी, वैलिड मानी जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा कि हनाफी स्कूल में कंसेंट अगर कंपल्शन से भी ली गई है तो वो भी क्या है, वैलिड कंसेंट है। अब हम आते हैं फॉर्मेलिटीज एंड सेरेमनीज में। तो क्या क्या सेरेमनीज होती हैं, क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं मुस्लिम वेडिंग में, तो वो देखते हैं। सो मुस्लिम लॉ रिक्वायर्स नो पर्टिकुलर रिलीजियस सेरेमनीज और राइट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ वैलिड मैरिज, क्योंकि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई सैक्रामेंट नहीं है। इस वजह से यहाँ पर फॉर्मेलिटीज और सेरेमनीज नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटीज हैं जो कि कंप्लीट की जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक वैलिड ऑफर होना चाहिए जिसको बोला जाता है इजाब, एंड एक्सेप्टेंस दैट इज कबूल। तो ऑफर इज जनरली मेड फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉय, बॉय की तरफ से ऑफर आता है। प्रपोजर आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द गर्ल और हर गार्डियन, तो ये किसकी तरफ से एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफ कोर्स गर्ल या गार्जियन की तरफ से। द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में बी आइदर ओरल और इन राइटिंग, ये याद रखिएगा कि ये ऑफर ओरल या इन राइटिंग दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वर्ड्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस, यानी कि जो भी ऑफर दिया गया है उसके सारे वर्ड्स और जो उसकी एक्सेप्टेंस दी जाएगी, दोनों क्लियर और अनएम्बिगुअस होने चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, the offer and acceptance must be expressed in some meeting. It means it must be simultaneous so as to form part of same transaction. इसका मतलब क्या है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जो भी होगी, ये किसी प्रकार की मीटिंग में दिया जाना चाहिए, और यहाँ पर एक ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं सेम ट्रांजेक्शन में चीजें होनी चाहिए, रजिस्ट्री में देखा है हमने, और बाकी चीजों में भी, तो वही सेम चीज यहाँ पर बोली गई है कि साइमल्टेनियस होना चाहिए, यहाँ से ऑफर किया वहां से एक्सेप्ट हुआ, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर एंड एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल और विद मॉडिफिकेशंस। आप देखोगे सारे कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स यहाँ पर लग रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं वही यहाँ पर भी है। एंड ये क्या होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, मॉडिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए इसमें, यानी कि वही एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी कंडीशन के होनी चाहिए। ठीक है। देन क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस। एनी male Muslim who is of sound mind and has attained puberty can act as a witness। यहाँ पर क्या है कि जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी मैरिज की, वो दो विटनेसेस के प्रेजेंस में होनी चाहिए, और कोई भी मुस्लिम जो कि साउंड माइंड का है और प्यूबर्टी अटेन कर चुका है, वो विटनेस की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, शिया लॉ में द प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज नॉट रिक्वायर्ड। अ मैरिज विदाउट विटनेसेस इज ऑल्सो वैलिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल केवल सुन्नी लॉ में विटनेसेस चाहिए होंगे, शिया लॉ में आपको विटनेसेस नहीं चाहिए होंगे। ठीक है। सुन्नी लॉ में अगर विदाउट विटनेस शादी होती है तो वो शादी को इर्रेगुलर या फसीद कहा जाएगा। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशंस। ठीक है। इन अ वैलिड मैरिज देयर शुड नॉट बी एनी प्रोहिबिशंस laid down in personal law. Prohibitions are impediments or restrictions upon marriage. तो अगर कोई भी लॉफुल मैरिज करनी है तो उसमें किसी भी प्रकार के प्रोहिबिशंस नहीं होने चाहिए जो कि पर्सनल लॉ में मेंशन किए गए हैं। क्या प्रोहिबिशंस है, प्रोहिबिशंस का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस, एक प्रकार का बार जो कि लगाया गया है। अब प्रोहिबिशंस इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये चार्ट अगर हम देखें तो प्रोहिबिशंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस एंड रिलेटिव प्रोहिबिशंस। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस का मतलब होता है कॉन्sanguinity, एफिनिटी और फॉस्ट्रेज के थ्रू अगर आप रिलेटेड हैं तो उसे माना जाता है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन।
कॉन्sanguinity का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बाय ब्लड, जो खून के रिश्ते होते हैं उनमें हमारे मैरिज वाली जो भी रिलेशनशिप्स है वो नहीं बन सकते हैं। सेकेंडली, एफिनिटी इज रिलेशनशिप बाय मैरिज, मतलब कि हस्बैंड और वाइफ के जो भी रिलेशंस होंगे उन रिलेशंस में भी हम किसी मैरिज वाले रिलेशन को नहीं कंसीडर कर सकते। एंड थर्डली इज फॉस्ट्रेज, विच इज रिलेशनशिप बाय मिल्क। इसका मतलब क्या होता है हम अभी आगे इसी लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे प्रोहिबिशंस जो कि है एब्सोल्यूट, मतलब कि इनकी जो मैरिजेस होंगी ये एब्सोल्युटली वॉइड कहलाती है। बट रिलेटिव प्रोहिबिशंस क्या होते हैं? जो 5 टाइप के हैं: अनलॉफुल कंजंक्शंस, मैरिज विद फिफ्थ वाइफ, मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम, मैरिज विदाउट विटनेसेस एंड मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। तो इनमें कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, इस वजह से इन्हें रिलेटिव प्रोहिबिशंस रखा गया है, जो अभी हम आगे देखेंगे इनको डिटेल में जब अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस क्या होते हैं। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस का मतलब होता है मैरिज इन वायलेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन इज नल एंड वॉइड अंडर ऑल स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, मतलब कि जो मैरिज वायलेशन में की जाती है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस के, उसे टोटली नल एंड वॉइड माना जाता है सभी स्कूल्स के अंदर, दैट इज मुस्लिम लॉ के हर स्कूल के अंदर। देयर इज एन एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन फॉर अ मुस्लिम टू मैरी हु इज विद इन हिंदू who is within prohibited relationship। ठीक है, तो there is an absolute prohibition for a Muslim to marry who is within prohibited relationship। मतलब कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कब होगी एक मुस्लिम के लिए? जब वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होगा, मतलब जो ये तीन कंडीशंस हमने देखी, कॉन्sanguinity, एफिनिटी एंड फॉस्ट्रेज। ठीक है, तब यहाँ पर जो मैरिज कहलाएगी वो नल एंड वॉइड कहलाती है। अब देखिए कॉन्sanguinity का में कौन कौन से रिलेशंस आएंगे। तो वंस ओन एसेंडेंट और डिसेंडेंट हाउ हायसोएवर, मतलब हमारे ऊपरी वाले पूर्वज वाले रिश्ते जितने भी हो गए। डिसेंडेंट ऑफ वंस फादर और मदर हाउ लोसोएवर, जो हमारे वंशज हो गए वो सारे रिश्ते। एंड ब्रदर्स और सिस्टर्स ऑफ वन एसेंडेंट हाउ हायसोएवर, तो जो भी ब्रदर्स सिस्टर्स वाले रिलेशनशिप्स रहेंगे वो हमारे कॉन्sanguinity ब्लड रिलेशंस में आ जाएंगे। दूसरा आता है हमारा एफिनिटी, जिसमें क्या है एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ वंस वाइफ और हस्बैंड, मतलब हस्बैंड वाइफ वाले जितने भी साइड रिलेशंस हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। एंड वाइफ और हस्बैंड ऑफ वंस एसेंडेंट और डिसेंडेंट, मतलब आपके लाइफ पार्टनर के जो भी एसेंडेंट डिसेंडेंट होंगे उनको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो पहले वाले में असेंडेंट और डिसेंडेंट दोनों है, और मतलब उल्टी चीज बोली गई है, और यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड ऑफ वंस एसेंडेंट यानी वंशज या पूर्वजों के जो भी वाइफ या हस्बैंड लाइफ पार्टनर रहेंगे उनके बारे में बोला गया है एफिनिटी। ठीक है, अब तीसरा जो टॉपिक आया था हमारा फॉस्ट्रेज। तो फॉस्ट्रेज का मतलब क्या होता है? फॉस्ट्रेज मीन्स व्हेन अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 2 years has sucked the milk of any woman other than his mother, then such a woman is called a foster mother of the child। मतलब क्या हुआ? अगर 2 साल से कम उम्र के बच्चे ने किसी महिला का, जो कि उसकी माँ नहीं है, उनका दूध पिया है, तो उस महिला को फॉस्टर मदर कहा जाता है, और ये रिलेशनशिप भी क्या है? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। ठीक है, तो 2 years ऑफ एज यहाँ पर याद रखना है। देन रिलेटिव प्रोहिबिशंस का मतलब क्या है? Compliance of these prohibitions is not mandatory, but still their presence is deemed unjust। ठीक है, तो इन कंडीशंस को कंप्लाई करना मैंडेटरी नहीं है, पर उनके प्रेजेंस से एक अनजस्टनेस उसमें आ जाती है। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। सो a marriage contracted in presence of these prohibitions is merely irregular। irregular का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि irregularity ऐसी होगी जिसको अगर हटा दिया गया तो वो जो चीज है वो वैलिड कहला सकती है। if the irregularity is removed the marriage becomes valid। वही चीज यहाँ पर दोबारा लिखी हुई है। Since Shia law does not recognize irregular marriage, the marriage in presence of these prohibitions under Shia law is either valid or void। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिया लॉ में इरेगुलर मैरिज को नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अगर इनके प्रेजेंस में, ठीक है, अगर इनके प्रेजेंस में शिया लॉ में कोई भी मैरिज होती है तो या तो वो वैलिड होगी या तो वो वॉइड होगी, मतलब कि वो इरेगुलर नहीं हो सकती। ठीक है, फिर अब रिलेटिव प्रोहिबिशंस होते क्या हैं एक एक को देखते हैं। अनलॉफुल कंजंक्शंस, a Muslim is prohibited to have 2 wives at a time if these 2 wives are related to each other by consanguinity, affinity or fosterage in such a manner that if had been of different sexes they could not have intermarried। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी महिला
इसका क्या मतलब हुआ कि एक मुस्लिम को प्रोहिबिट किया गया है कि वो एक वक्त पर दो वाइफ ऐसी नहीं रख सकता जो एक दूसरे से, मतलब वाइफ जो है दोनों, वो एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड हो। कैसे रिलेटेड हूँ, इन तीनों चीजों के थ्रू, कॉन्सेंग्युइनिटी, एफिनिटी या फॉस्टरेज के थ्रू, कि अगर वो अपोजिट सेक्स की होती, मतलब एक मेल या फीमेल होती, तो उन दोनों की आपसी शादी नहीं हो सकती थी, मतलब कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाता। तो उस केस में क्या माना जाएगा कि वो रिलेशनशिप, भले वो वाइफ्स हैं दोनों, तो वो भी क्या माना जाएगा, एक रिलेटिव प्रोहिबिशन की कंडीशन में आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, मैरिज अगेंस्ट दिस रूल इज इरेगुलर इन सुन्नी लॉ। ठीक है, सुन्नी लॉ में इरेगुलर मानी जाएगी। ठीक, a marriage against this rule except marriage with wife's aunt is void under Shia law। तो इस रूल के अगेंस्ट कोई भी मैरिज होती है तो वो वॉइड होती है शिया लॉ में, लेकिन मैरिज विथ वाइफ ऑन्ट, ठीक है, अगर वाइफ की आंट से मैरिज है तो वो एक्सेप्शन है, उसे वॉइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ, अ मुस्लिम कैन मैरी लॉफुली विथ फोर वाइफ्स एट अ टाइम, ही इज प्रोहिबिटेड टू मैरी फिफ्थ वाइफ। मतलब एक मुस्लिम एक वक्त पर फोर वाइफ से शादी कर सकता है, लॉफुली वेडिंग कर सकता है, बट उसको फिफ्थ वाइफ से मैरी करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है। मैरिज विद फिफ्थ वाइफ इज इरेगुलर इन सुन्नी लॉ एंड वॉइड इन शिया लॉ। ठीक है, फिफ्थ वाइफ से मैरिज करना सुन्नी लॉ में इरेगुलर है और शिया लॉ में वॉइड है। शिया लॉ में वॉइड क्यों है, क्योंकि शिया लॉ इरेगुलर मैरिज को एक्नॉलेज नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम। A Sunni male can contract a marriage with a Kitabiya female but cannot marry a non-Muslim और non-Kitabiya female। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक सुन्नी मेल किताबिया फीमेल से वेडिंग कर सकता है, बट जो नॉन मुस्लिम या नॉन किताबिया फीमेल है उससे वो मैरिज नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज अगेंस्ट दिस प्रोहिबिशन इज इरेगुलर इन सुन्नी लॉ। ठीक है, तो अगर इस प्रोहिबिशन के अंडर में शादी होती है तो वो शादी इरेगुलर कहलाएगी। एंड मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम इज वॉइड अंडर शिया लॉ। तो नॉन मुस्लिम से अगर शादी होती है तो वो शिया लॉ में वॉइड होगी, क्योंकि वो इरेगुलर मैरिज एक्नॉलेज नहीं करते। अब बात आती है फोर्थ चीज, दैट इज मैरिज विदाउट विटनेसेस। तो किन परिस्थितियों में विटनेसेस का होना जरूरी है और किन में जरूरी नहीं है। तो इन शिया लॉ द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इज नॉट नेसेसरी। तो शिया लॉ में विटनेसेस का प्रेजेंस आवश्यक नहीं है, एंड देयरफॉर अ मैरिज विदाउट विटनेसेस इज वैलिड। ठीक है, तो शिया लॉ में प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इज नॉट नेसेसरी, बट सुन्नी लॉ में ऐसा नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे। अब फिफ्थ पॉइंट आता है मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। इद्दत पीरियड को अभी हम आगे चल के इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। तो इन सुन्नी लॉ मैरिज विद अ वुमन ऑब्जर्विंग इद्दत इज इर्रेगुलर। तो अगर इद्दत ड्यूरेशन के दौरान शादी की जाती है तो सुन्नी लॉ में वो इर्रेगुलर मैरिज कहलाएगी। ठीक है, इन शिया लॉ मैरिज विद अ वुमन ऑब्जर्विंग इद्दत इज वॉइड। अगेन शिया लॉ में वॉइड कहलाएगी और सुन्नी लॉ में इर्रेगुलर कहलाएगी। अब कुछ मिसलेनियस प्रोहिबिशन है उनको भी देख लेते हैं। मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज। तो मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज यानी कि हज यात्रा के दौरान, तो इन शिया लॉ मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज इज वॉइड, इन सुन्नी लॉ इट इज वैलिड। तो शिया लॉ में वॉइड है पिलग्रिमेज के दौरान वेडिंग, पर सुन्नी लॉ में वैलिड है। Rule of equality, that is al-kafat. This rule provides that the social status of husband and wife must be equal. If social status of husband and wife is not equal, the marriage is valid but the court may invalidate it. But Shia law does not recognize this exception. इसका क्या मतलब हुआ? अल कफत यानी रूल ऑफ इक्वालिटी ये बोलता है कि हस्बैंड एंड वाइफ का सोशल स्टेटस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर सोशल स्टेटस इक्वल नहीं है तो मैरिज तो वैलिड है बट कोर्ट उसको इनवैलिडेट कर सकता है। पर ये किसके लिए है, ये केवल सुन्नी लॉ के लिए है। शिया लॉ इस रूल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और वो एक एक्सेप्शन है। अब रीमैरिज की बात कर लेते हैं। रीमैरिज बिटवीन डिवोर्स्ड कपल, आफ्टर divorce if the husband and wife want to remarry again with each other, then the condition is that after iddat the divorced wife must contract a valid marriage with some other person. That marriage must be consummated.
Thereafter, the other person divorces her voluntarily. Wife observes iddat after divorce, and after completion of iddat, she can remarry her first husband. तो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है डाइवोर्स कपल का? तो अगर डाइवोर्स होता है और हस्बैंड और वाइफ दोबारा शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि इद्दत ड्यूरेशन को देखने के बाद जो वाइफ है, डिवोर्स्ड वाइफ है, उसे एक वैलिड मैरिज किसी थर्ड पर्सन के साथ करनी होगी और उस मैरिज का कंज्यूमेशन होना भी जरूरी है। उसके बाद उस अदर पर्सन को वॉलेंटरली उन्हें डिवोर्स देना होगा और फिर इद्दत ड्यूरेशन को ऑब्जर्व करने के बाद ही वो अपने हस्बैंड से, जो फर्स्ट हस्बैंड थे, उनसे दोबारा शादी कर सकते। ओके, तो ये क्या है, रीमैरिज की कंडीशन। अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया तो ये मैरिज को इर्रेगुलर बनाता है। अब polyandry. Polyandry, we all know, under Muslim law, man has a legal right to marry with four women at a time. तो मुस्लिम लॉ में एक मैन फोर वुमेन से एट अ टाइम मैरिज कर सकता है, बट अ मुस्लिम वुमेन इज प्रोहिबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अ सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज। ठीक है, तो मैन को राइट है कि वो फोर वुमेन से शादी कर सकता है, बट मुस्लिम वुमेन इज प्रोहिबिटेड कि उन्हें एक ही मैरिज करनी है, सेकेंड मैरिज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है फर्स्ट मैरिज की कंटिन्यूएशन में। डाइवोर्स के बाद वो सेकेंड मैरिज ऑफ कोर्स कर सकती है। इफ शी कॉन्ट्रैक्ट्स अ सेकेंड मैरिज देन सच मैरिज इज वॉइड इन बोथ सुन्नी एंड शिया लॉ। तो दोनों ही सेक्स में अगर सेकेंड मैरिज होती है फर्स्ट मैरिज के ड्यूरेशन में वाइफ के द्वारा, तो वो क्या होगी, वॉइड कहलाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इद्दत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इद्दत। इद्दत का लिटरल मीनिंग होता है, अरेबिक वर्ड है ये एक, जिसका लिटरल मीनिंग होता है काउंटिंग। इट मीन्स काउंटिंग ऑफ डेज ऑफ पॉसिबल कंसेप्शन टू एसरटेन वेदर वुमन इज प्रेग्नेंट और नॉट। मतलब इद्दत उस वक्त की टाइमिंग है जो ये चेक करने के लिए की जाती है कि क्या वुमन प्रेग्नेंट है या नहीं। द ऑब्जेक्ट ऑफ इद्दत इज टू एसरटेन द पैटर्निटी विद रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मर हस्बैंड। जो भी फॉर्मर हस्बैंड था वुमन का, क्या जो बच्चा है जिससे वो प्रेग्नेंट है वो उन्हीं का है। पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए जैसे हम सेक्शन 112 देखते हैं एविडेंस एक्ट का, उसी प्रकार से इद्दत में भी पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए इस पीरियड को ऑब्जर्व किया जाता है। देन next is Muslim law provides that after the marriage is dissolved by death or divorce, the woman cannot remarry before the expiry of a specified period of iddah. तो जब भी मैरिज मुस्लिम लॉ में बाय डेथ या बाय डाइवोर्स डिसॉल्व होती है तो वुमेन डायरेक्टली रीमैरी नहीं कर सकती हैं, उन्हें वेट करना पड़ेगा जब तक कि इद्दत पीरियड एक्सपायरी नहीं हो जाता। In Sunni law, marriage with women observing iddat is irregular while it is void in Shia law. जैसा हमने पहले भी देखा कि सुन्नी लॉ की जहां तक बात करें तो यहाँ पर अगर इद्दत ड्यूरेशन के दौरान मैरिज होती है तो वो इरेगुलर है, बट अगर शिया लॉ की बात करें तो वॉइड है। पीरियड ऑफ इद्दत अब स्टार्ट कब से होता है? तो पीरियड ऑफ इद्दत स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डाइवोर्स और द डेट ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑन विच द वुमन गेट्स इंफॉर्मेशन। मतलब कि पीरियड ऑफ इद्दत तब से स्टार्ट होगा जब से हस्बैंड की डेथ हुई है, ना कि जब से उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन मिली है। इद्दत इन केस ऑफ डाइवोर्स का मतलब क्या है? If a valid marriage is dissolved by divorce and the consummation has taken place, then period of iddat is 3 monthly courses। मतलब कि अगर वैलिड मैरिज डिसॉल्व हुई है डिवोर्स के थ्रू और कंज्यूमेशन हुआ है मैरिज का, तो इद्दत का पीरियड क्या होगा, 3 मंथ्स होगा। इफ वुमेन इज नॉट सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन, पीरियड इज 3 लूनार मंथ्स। ठीक है, अगर वुमेन का मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो उस केस में, मतलब कि उस केस में पीरियड ऑफ इद्दत क्या रहेगा, 3 लूनार मंथ्स रहेगा। इफ द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड, अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है तो इद्दत नीड नॉट बी ऑब्जर्व्ड। तो अगर कंज्यूमेशन ही नहीं हुआ है तो इद्दत पीरियड के लिए वेट करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। If the woman is pregnant at the time of divorce, then the duration of iddat extends till delivery or abortion। अगर women pregnant है at the time of divorce, तो फिर इद्दत पीरियड तब तक चलेगा जब तक कि या तो बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए या तो उसका अबॉर्शन ना हो जाए। अब इद्दत इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड क्या रहेगा? तो इफ अ वैलिड मैरिज इज डिसॉल्व्ड बाय डेथ ऑफ हस्बैंड, द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत इज 4 months and 10 days। अगर डेथ ऑफ अ हस्बैंड डेथ
की वजह से, हस्बैंड की डेथ की वजह से मैरिज डिसॉल्व हुई है, तो उस केस में इद्दत का ड्यूरेशन रहेगा 4 मंथ्स एंड 10 डेज, 4 मंथ्स एंड 10 डेज रहेगा, ठीक है। फिर दिस इद्दत मस्ट बी ऑब्जर्व इवन इफ मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड, ये इद्दत तब भी ऑब्जर्व किया जाएगा अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है तब भी, ठीक है। अब इफ शी इज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ हस्बैंड्स डेथ, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उस केस में इद्दत कंटिन्यूज टिल द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, और 4 मंथ्स एंड 10 डेज विच एवर इज लॉन्गर। तो फिर तब तक हम रुकेंगे जब तक कि या तो बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, या फिर तब तक 4 मंथ्स या 10 डेज जो ही लॉन्गर होगा, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए 8 महीने बाद डिलीवरी होनी है तो 8 मंथ देंगे, या अगर 3 महीने बाद होनी है तो फिर हम 4 मंथ्स या 10 डेज लेंगे, विच एवर इज लॉन्गर, ठीक है। If the woman is observing divorce iddat of 3 months and her former husband dies before completion of divorce iddat, then the woman has to start a fresh iddat of 4 months and 10 days from the death of the husband, date of death of husband. तो अगर वुमेन जो है डिवोर्स ऑब्जर्व कर रही है और इद्दत के दौरान ही जो उनका फॉर्मर हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में महिला को, वुमेन को एक फ्रेश इद्दत पीरियड स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि 4 मंथ्स 10 डेज का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, वैलिड रिटायरमेंट, जिसको बोला जाता है खिलवातुस सहीहा, ठीक है। If the husband and wife are together in privacy and there is no social, moral or legal restriction, then it is presumed that actual consummation has taken place. अगर husband और wife साथ में है, प्राइवेसी में है, और यहाँ पर कोई भी सोशल, मॉरल या लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि एक्चुअल कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो चुका है, एंड दिस इज कॉल्ड वैलिड रिटायरमेंट। इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन सुन्नी लॉ एंड नॉट इन शिया लॉ। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है खिलवातो सहीहा का, ये सिर्फ सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज किया जाता है, शिया लॉ में नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, दैट इज मुता मैरिज। मुता मैरिज क्या होती है? मुता मैरिज वर्ड विच मीन्स एंजॉयमेंट, ठीक है। इस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है? अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है एंजॉयमेंट। Mutta marriage is a temporary union of male and female for a specified time and for payment of consideration. तो ये एक टेम्परेरी यूनियन है मेल एंड फीमेल का, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए है, एंड इट इज फॉर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए है। इट इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय इतना अशारिया स्कूल ऑफ शिया लॉ। ये केवल एक ही स्कूल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, दैट इज इतना अशारिया स्कूल ऑफ शिया लॉ। मुता प्रैक्टिस इज नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया, इट इज नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया, इंडिया में इतनी प्रचलित नहीं है। अब इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं? So, number one is the parties must have attained the age of puberty, must of sound mind. So जो हमने उसमें देखा था सिंपल मुस्लिम लॉ मैरिज में, सेम वही है। पहला तो अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी या और साउंड माइंड। सेकंड, Shia male can contract muta marriage with any Muslim, Kitabiya or fire worshipping woman, but not with women of any other religion. तो तीन प्रकार की फीमेल से शिया मेल मुता मैरिज कर सकता है। पहला कोई भी मुस्लिम से, दूसरा किसी भी किताबिया से, या किसी भी ऐसी विमेन से जो कि फायर वर्शिपिंग वुमन हो, यानी अग्नि की पूजा करने वाली, अग्नि की वर्शिप करने वाली कोई भी विमेन, और इसके अलावा किसी और रिलीजन से नहीं कर सकता है। कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज मस्ट बी फ्री, सो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ रेगुलर मैरिज आर नेसेसरी। तो जो फॉर्मेलिटीज हमने नॉर्मल मुस्लिम मैरिज में देखी थी वो सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ भी होंगी। देन अगेन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पार्टीज मस्ट नॉट बी विद इन एनी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये चीज याद रखना, जो हमने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप देखी, कंसिंग्युइनिटी वाली, एफिनिटी एंड फॉस्ट्रेज वाली, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एंड पीरियड ऑफ मुता मैरिज मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, तो वो स्पेसिफिक पीरियड मेंशन्ड होना आवश्यक है। डावर मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ मैरिज, कितना डावर दिया जाना है वो स्पेसिफाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द डायर इज नॉट फिक्स्ड द मुता मैरिज इज वॉइड। सो अगर डायर फिक्स नहीं है तो उस केस में मुता मैरिज वॉइड होगी, क्योंकि ये मैरिज का कॉन्सेप्ट ही क्या है, ऑब्जेक्ट ही क्या है, कि इट इज फॉर कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन मीन्स द डायर मनी शुड बी मेंशन्ड वेरी स्पेसिफिकली। नेक्स्ट इज लीगल इफेक्ट्स ऑफ मुता मैरिज। लीगल इफेक्ट्स क्या क्या होंगे मुता मैरिज के, वो देखते हैं।
Cohabitation is lawful, children are legitimate and are entitled to inherit properties of both the parents. Cohabitation को हमेशा lawful माना गया है, साथ में रहना। चिल्ड्रन आर लेजिटिमेट, अगर मुद्दा मैरिज से कोई बच्चे होते हैं तो वो लेजिटिमेट माने जाएंगे और वो इनहेरिट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को। मुद्दा हस्बैंड एंड वाइफ हैव नो म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस। मुद्दा हस्बैंड और वाइफ को कोई भी म्यूचुअल राइट्स नहीं है इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है। मुद्दा वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस अंडर शिया लॉ बट शी मे गेट मेंटेनेंस अंडर कोड ऑफ सीआरपीसी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुद्दा वाइफ को शिया लॉ के अंतर्गत कोई भी मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण भत्ता का अधिकार नहीं है, बट उसको ये कहाँ मिलेगा, सीआरपीसी में 125 के अंतर्गत उसको मिल सकता है। देन if consummation takes place, wife is required to observe it the of 2 monthly courses। ठीक है, अगर कंज्यूमेशन हो जाता है तो वाइफ को 2 मंथ्स का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इफ मैरिज इज डिसॉल्व बाय डेथ ऑफ हस्बैंड देन पीरियड ऑफ इद्दत इज 4 मंथ्स एंड 10 डेज। अगर मैरिज डिसॉल्व होती है डेथ की वजह से तो फिर 4 मंथ्स एंड 10 डेज। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कंज्यूमेशन हो जाता है तो इद्दत के लिए 2 महीने, अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में 4 महीने और 10 दिन। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो डाइवोर्स इन मुद्दा मैरिज। यहाँ डाइवोर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। द मैरिज एंड्स बाय द डेथ ऑफ द parties or an expiry of a specified period or where husband leaves the wife before expiry of the term। तो 3 तरीकों से, डेथ से, completion of a specific time से, या फिर अगर वाइफ उसको हस्बैंड लीव कर देता है वाइफ को बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म तो तब हो सकते हैं। If marriage is consummated, the wife is entitled to get full dowry. If marriage is not consummated, the wife is entitled to get half dowry. Very important point. Consummation के बाद full dowry मिलेगा, consummation नहीं हुआ तो half dowry मिलेगा। So that's it for today। आज हमने मुद्दा मैरिज तक के टॉपिक कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डार के यानी मेहर के टॉपिक को इन डिटेल पढ़ेंगे। So thank you so much।